स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से वीडियो के आगे सामने मध्य में चलेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, एआईएमआईएम से इतर एक नई पार्टी मुस्लिम व्यक्ति को बनाने वाली थी मेयर, लेकिन एआईएमआईएम ने नहीं किया सपोर्ट। इसके बाद कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है दोस्तों, जिसे लेकर मीम पार्टी हो गई है। एक्सपोज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की हो रही है जमकर तारीफ। बताएंगे कहां पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की तैयारी पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया गया दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट, जिसमें बीजेपी को आंख बंद करके वोट देने वाले समाज ने बीजेपी के मंत्री को घेर लिया दोस्तों। इसके बाद जब जवाब मांगा गया तो एक भी जवाब नहीं दे पाए। बताएंगे कहां पर जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, कहां से नई अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मालेगांव के अंदर एआईएमआईएम के वोट नहीं देने और वोटिंग से भाग जाने और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इस्लाम पार्टी को सपोर्ट करने से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मुस्लिम नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे कदम उठाती है दोस्तों, जबकि एआईएमआईएम अपने से इतर किसी और मुस्लिम नेतृत्व को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर महाराष्ट्र के नासिक जिले स्थित एक मुस्लिम बाहुल्य औद्योगिक क्षेत्र मालेगांव के अंदर हालिया मेयर के चुनाव हुए दोस्तों। इस चुनाव के अंदर टोटल 84 सीटों में से इस्लाम पार्टी को तकरीबन 35 सीटें मिली, जबकि दूसरे नंबर पर एआईएमआईएम पार्टी थी जिसको 21 सीटें और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को 18, समाजवादी पार्टी को 5 और कांग्रेस को 3 मिला। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर टोटल 43 पार्षदों की समर्थन की जरूरत थी अपना मेयर बनाने के लिए। ऐसे में इस्लाम पार्टी की ओर से खुद का उम्मीदवार मैदान में उतारा गया दोस्तों, लेकिन सपोर्ट करने के लिए एआईएमआईएम सामने नहीं आई। यानी एआईएमआईएम के नेता जो दावा करते हैं कि वो मुस्लिम प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी नेताओं को सपोर्ट करना चाहते हैं जो मुस्लिम समाज से है, लेकिन जब बात आई वोटिंग की तो फिर इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन करने के लिए एआईएमआईएम का एक भी पार्षद सामने नहीं आया। और क्योंकि इस्लाम पार्टी के पास 35 पार्षदों का सपोर्ट था तो उनको 43 तक आंकड़ा पहुंचाना था। ऐसे में लगभग 8 और लोगों की जरूरत थी दोस्तों, और 8 पार्षदों का समर्थन चाहिए था। तो कौन सी पार्टी समर्थन देगी, इसको लेकर चर्चा चल रही थी। एआईएमआईएम ने अपनी पार्टी का फैसला बता दिया और कहा कि वो वोट ही नहीं डालने के लिए जाएंगे और इस्लाम पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में कूदी। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को भी अपने साथ में लिया और 35 पार्षद पहले से ही इस्लाम पार्टी के पास है और 5 समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने सपोर्ट कर दिया और 3 कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सपोर्ट कर दिया। तो 35 प्लस 5 प्लस 3 का आंकड़ा हो गया, यानी टोटल 43 का आंकड़ा मिल गया, यानी मेजोरिटी का नंबर हासिल कर लिया गया। शिवसेना के उम्मीदवार लता घोड़के को सिर्फ 18 वोट मिले और वो 25 वोटों से हार गई। यहाँ पर चुनाव जीता इस्लाम पार्टी की महिला नेता नसरीन बानो शेख ने दोस्तों, जो इस्लाम पार्टी के नेता और पूर्व एनसीपी के विधायक आसिफ शेख के परिवार से आती है। ऐसे में आसिफ शेख के परिवार से आए व्यक्ति की जीत के बाद इस्लाम पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। मेयर के पोस्ट पर इस्लाम पार्टी का कब्जा हो चुका है और 7 फरवरी को यानी आज वोट करवाए गए थे। डिप्टी मेयर के पोस्ट पर समाजवादी पार्टी की शान हिंद निहाल अहमद को जिम्मेदारी मिली है। एआईएमआईएम के 21 सदस्यों ने मतदान से परहेज किया, यानी एब्सटेन कर गए, वोट डालने के लिए भी नहीं आए। अब तो सवाल उठता है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कुछ भी पोस्ट नहीं मिला, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट दिया और एआईएमआईएम ने क्यों सपोर्ट नहीं किया इस्लाम पार्टी के कैंडिडेट का, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप भी मानते हैं कि एमआईएम वालों को अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए, यानी बताना चाहिए, खुलकर बताना चाहिए कि क्या वो अपनी पार्टी से इतर किसी और पार्टी से अगर कोई मुस्लिम नेता चुनाव जीतकर आता है या आगे बढ़ना चाहता है तो क्या मीम वाले उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और क्या वो खुद की पार्टी को पूरे देश भर के अंदर बढ़ाना चाहते हैं, और अगर कोई दूसरी पार्टी अल्पसंख्यक समाज के समर्थन में आकर खड़ी होगी तो क्या उसको सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसके साथ ही चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी को एक तरफा सपोर्ट करने वाले सवर्ण समाज के लोगों ने अब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे ही दिल्ली में बीजेपी के मंत्री हैं कपिल मिश्रा, जो सांप्रदायिक बयान देते रहते हैं दोस्तों। ऐसे में उनको क्षेत्र के लोगों ने घेर लिया। जब वो क्षेत्र के अंदर पहुंचे तो लोगों ने बोला कि आप तो बीजेपी के नेता हो, हम लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं और आप लोग एक बार भी यहाँ पर यूजीसी के विरोध के टाइम में नहीं आए। आप लोग सवर्ण समाज यानी आप लोगों को वोट देने वाले, बीजेपी को वोट देने वाले लोगों के साथ में भद्दा मजाक कर रहे हो, उनको अकेला छोड़ दिया गया है। इस पर कपिल मिश्रा की ओर से कहा जाता है कि यह आप लोगों का ओपिनियन है। इसके बाद दोस्तों बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं, खासकर जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उन्होंने कपिल मिश्रा को घेरते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता दिल्ली सरकार के मंत्री हैं दोस्तों, उनको जनता के बीच में इस तरीके से फंसा देख सोशल मीडिया पर, वीडियो पर लोगों ने अलग अलग तरीके की राय दी है। लोगों ने कहा कि ये बीजेपी वालों के साथ हर जगह पर होगा, अब ये अपने हार्डकोर वोटर के खिलाफ खड़े हुए हैं तो अब इनको हर जगह पर विरोध इस तरीके से झेलने को मिलेगा। और लोगों ने कमेंट में लिखा कि अभी तो शुरुआत, अभी तो बहुत कुछ होना है। हिंदू इस देश के अंदर अब धीरे धीरे करके बीजेपी के सरकार में कमजोर होता जा रहा है, यानी भाजपा के समर्थक ही कमेंट कर रहे हैं दोस्तों। कई लोग तो गालियां तक दे रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपके लिए लड़ाई लड़े थे, लेकिन आज अपने सवर्ण समाज के लोगों के साथ में आप लोग बीजेपी वाले खड़े नहीं हो, आप सब लोग एक फ्रॉड हो। इस तरीके से दोस्तों कमेंट में आप भी जाकर पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा को जमकर धमकियां दी जा रही है, जमकर गालियां दी जा रही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि यूजीसी के मामले पर बीजेपी को लेकर जो सवर्ण समाज के लोगों का भ्रम था वो पूरी तरीके से टूट गया है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर अमेरिका
और इंडिया के बीच में 40 अरब डॉलर के सालाना आयात को लेकर, यानी अभी जो सालाना आयात है दोस्तों, उसे लेकर फैसला लिया गया है कि इसको 100 बिलियन डॉलर यानी 100 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाएगा और अमेरिका के साथ हुए कारोबारी समझौते को अगले 5 साल में 500 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। और अमेरिका ने इन्हीं शर्तों के साथ में भारत के साथ डील किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी शर्त है दोस्तों वो ये है कि रूस से इंडिया ऑयल नहीं खरीदेगा, तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन इसमें जो बातें लिखी गई है ट्रेड डील के अंदर वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा गया है कि इंडिया के ऊपर अमेरिका बार बार निगरानी करता रहेगा, हमेशा निगरानी करेगा और अगर कहीं कुछ गलत निकला और वापस से रूस से तेल खरीदा इंडिया ने तो फिर अमेरिका अपने हिसाब से कड़ी कार्रवाई करते हुए 25% के आसपास का टैरिफ लगा देगा। यानी पूरी तरीके से धमकियां दी गई है दोस्तों डील के अंदर। सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर ये डील है तो फिर इसमें धमकी क्यों है, और अगर धमकी है तो डील क्यों है। अब देखना यही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच की छाती और लाल आग दिखाने वाली बातें, लेकिन हकीकत सबके सामने इस डील से पता चल रहा है कि पूरी तरीके से डील एक तरफा अमेरिका के सपोर्ट में है और इस पर कोई भी चर्चाएं नहीं चल रही है, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें सांसद पप्पू यादव को 2 दिनों के न्यायिक हिरासत में पीएमसीएच में भेज दिया गया है। 31 साल पुराने केस के मामले को लेकर उनको गिरफ्तार किया गया। हुआ ये दोस्तों कि पहले न्यायिक हिरासत में भेजा गया और मेडिकल कराने के लिए पीएमसीएच भेजा गया। 31 साल पुराने मामले को लेकर की गई गिरफ्तारी पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा कि पटना के अंदर नीट परीक्षा के लिए तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर कार्रवाई की मांग पप्पू यादव कर रहे थे और मजबूती के साथ खड़े थे। आज उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध की ओर इशारा करती है ताकि जवाबदेही तय करने वाले सारी आवाजों को दबाया जा सके। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि यह घटना किसी एक मामले तक सीमित नहीं दिखती है, ये एक भयावह साजिश और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती है और यह भी कि बेटियां शिकार बन रही है। सत्ता इस खौफनाक सच्चाई से आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। और इसके बाद प्रियंका गांधी की ओर से भी सपोर्ट किया गया दोस्तों और बताया गया कि पप्पू यादव को जो अरेस्ट किया गया है ये केवल और केवल नीट की तैयारी कर रहे छात्रा से जुड़े मामले को लेकर, यानी संदिग्ध परिस्थिति में हुई मामले को दबाने के प्रयास के तहत किया जा रहा है ताकि पप्पू यादव कोई सवाल ना पूछे। कई लोगों का मानना है कि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है जिसमें कई मंत्रियों के परिवार के बड़े बड़े लोग फंसे पड़े हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों के दोनों पप्पू यादव के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पप्पू यादव एक ऐसे नेता है जो खुलकर बोलते हैं, खासकर बिहार के नेताओं को एक्सपोज करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके का एक पूरा सिंडिकेट, पूरा एक कार्टेल चल रहा है बिहार में, जो क्राइम से लेकर नेता और पैसे और तमाम तरीके की सारी ऐसी क्रिमिनल चीजें जो देश के अंदर इलीगल है वे सब कुछ करते हैं। और नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत के मामले को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए लखनऊ के अंदर जिला प्रभारियों और विधानसभा के प्रभारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक के अंदर सभी के कार्यों की समीक्षा की गई है। साथ ही बैठक में एसआईआर को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया गया है कि किस तरीके से अब आगे बढ़ना है। पार्टी की आर्थिक मदद के लिए कई कार्यों की समीक्षा भी की गई है। बैठक के दौरान ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज को साथ में लेने के साथ साथ किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों और व्यापारियों को भी जोड़ने के लिए बोला गया है। और बैठक में कहा गया कि केंद्र व राज्य सरकार के अधिकांश जो योजनाएं हैं उसे जनता प्रभावित नहीं हो रही है, यानी जनता तक योजना नहीं पहुंच रही है और समाज के अंदर आपसी द्वेष के साथ साथ नफरत फैलाया जा रहा है। संसद में सत्ता विपक्ष जनहित पर चर्चा के बजाय इधर उधर की बातें करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का केवल ड्रामा चल रहा है। जनता के असली मुद्दों से इन सबका कोई लेना देना नहीं है। मायावती अपने पुराने रूप में नजर आ रही है दोस्तों। इसके बाद उन्होंने सारे लोगों से बड़ी संख्या में बसपा से जुड़ने की अपील भी की है और पार्टी पूरा कैंपेन चलाने जा रही है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अब धीरे धीरे करके बहुजन समाज पार्टी की वापसी उत्तर प्रदेश में होने के संकेत मिलने लगे हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत